के हर कोने में पहुंचा है। भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हज़ार करोड़ से ज़्यादा होती है। ये देश के नौजवानों ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एनर्जी कंजम्पशन प्रगति के एक मानदंड माना जाता है। आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था। आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं। एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी, गर्व होगा, पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या 4 करोड़ से ज़्यादा हो गई। इतना ही नहीं, बेटियों की भी भागीदारी बराबर होती जा रही है। देश में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह पे हमारे बेटे, हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है। लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सिन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है। इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14
भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही। और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, आपकी जमाने में क्या रहा बताइए? कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण ये भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से लेकर 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे।
मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में उचित नहीं है, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं हैं। प्लीज बैठिए। नो, बैठिए। नो 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 नो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है, और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर, आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी, और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा। मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब LOC, LAC भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा, और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, थैंक यू शशि जी। बंटवारा हो गया। बंटवारा। आदरणीय अध्यक्ष जी,
लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करे, तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 9 साल देखा है माननीय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह। माननीय आप सदन के नेता हैं, आप माननीय सदस्यों को समझा दें। लोकतंत्र के लिए जिसकी आवश्यकता ये है, संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है कि बैठे बैठे बोलें। नो, गलत, नो, नो, आपने भी बोला है, गलत तरीका है ये। नो, बैठ जाइए, गलत तरीका है। ना ना, जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना चाहिए। प्लीज बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंक्रप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे
लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूँगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे लोगों के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सुनो फिर। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से
ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी जीवंत संगठन होता है, अगर एक जीवंत व्यवस्था होती है, जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, वे जनता जनार्दन में क्या चलता है लोगों के अंदर उसका चिंतन करता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है। लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा, मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा?
आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा अध्यक्ष जी? आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है। वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है। वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है। जिंदगी बच गई है उनकी। मुसीबत के समय मोदी काम आया है। तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा? कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने सदस्य प्लीज। नहीं, ये तरीका उचित नहीं है आपका। कोई तरीका उचित नहीं है। इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। मैं आपको बता देता हूं, तरीका गलत है। बैठिए। क्या सदन है? संसद है? बैठकर टिप्पणी करते हैं। सदन के नेता बोलते हैं जब कुछ शांत रखा करो, मर्यादा रखा करो चीजों की। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। दशकों तक दलित, पिछड़े, आदिवासी जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था।
जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था। 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी की बस्तियों में पहली बार, मानिए थे कि पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार नल से जल पहुंच रहा है, इन परिवारों में पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक परिवार, कोटि कोटि परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं, वहां रह पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी, आपके लिए चुनाव के समय जिसकी याद आती थी, आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं 4G कनेक्टिविटी भी वहां पहुंच रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरा देश गौरव कर रहा है। आज एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जब देखते हैं, पूरा देश गौरवगान कर रहा है। आज देश में आदि जाति समूह के नर नारी, जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन तर्पण कर दिए, आजादी के जंग का नेतृत्व किया, उनका पुण्य स्मरण आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और हमें गर्व है कि ऐसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है। हमने उनका हक दिया है। आदरणीय जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पहली बार देख रहे हैं। एक बात ये भी सही है, हम सबका समान अनुभव है, सिर्फ मेरा ही ऐसा है ऐसा नहीं, आपका भी है। हम सब जानते हैं कि जब मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। जब मां सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और तभी जाकर के देश सशक्त होता है। और मुझे संतोष है कि माताएं, बहनों, बेटियों को सबसे ज्यादा सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। हर छोटी मुसीबत को दूर करने का प्रामाणिक पूर्वक प्रयास किया है। बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले पर से टॉयलेट की बातें करता है, बड़ी मजाक उड़ाई गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये टॉयलेट, ये इज्जतगार, इन मेरी माताओं बहनों की क्षमता, उनकी सुविधा, उनका सुरक्षा का सम्मान करने वाली बात है। इतना ही नहीं मानिए अध्यक्ष जी, जब मैं सैनिटरी पैड की बात करता हूं तो लोगों को लगता है अरे प्रधानमंत्री ऐसे विजय में क्यों जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सैनिटरी पैड्स के अभाव में गरीब बहन बेटियों के अपमान सहती थी, बीमारियों का शिकार हो जाती थी। माताओं बहनों को धुएं में दिन के कई घंटे बिताने पड़ते थे, उनका जीवन धुएं फंसा रहता था, उसे मुक्ति दिलाने का काम उन गरीब माताओं बहनों को करने का सौभाग्य हमें मिला है। जिंदगी खप जाती थी, आधा समय पानी के लिए, आधा समय केरोसिन की लाइन के अंदर खपे रहते थे। आज उसे मुक्ति देने का संतोष, उन माताओं बहनों को मुक्ति देने का संतोष। माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले चलता था
अगर वैसा ही हम चलने देते, शायद कोई हमें सवाल भी नहीं पूछता कि मोदी जी ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि देश को आपने ऐसी स्थिति में ला दिया था कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकता था। वैसी निराशा में देश को झोंक कर रखा हुआ था। हमने उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति दिलाई, जल जीवन से पानी दिया, बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया, 9 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, माइनिंग से लेकर के डिफेंस तक आज माताओं बहनों को, बेटियों को अवसर खोल दिए हैं। ये खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्य को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है, और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए था, उस पर काफी देर हो गई। आप देखिए, मध्यम वर्ग, लंबे समय तक मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया। एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं, अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो। वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, और आज हमारा परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। सरकार के विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को कितना लाभ हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले जीबी डेटा, क्योंकि आज युग बदल चुका है, ऑनलाइन दुनिया चल रही है, हर एक के हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, कुछ लोगों के जेब फटे हुए हो तो भी मोबाइल तो होता ही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले जीबी डेटा की कीमत 250 रुपया थी, आज सिर्फ 10 रुपया, आज सिर्फ 10 रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, एवरेज हमारे देश में एक नागरिक एवरेज 20 जीबी का उपयोग करता है। अगर उस हिसाब को मैं लगाऊं तो एवरेज एक व्यक्ति का 5,000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5,000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जन औषधि स्टोर आज पूरे देश में आकर्षण का कारण बने हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार, उसको अगर परिवार में सीनियर सिटीजन है, डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 की दवाई हर महीना लेनी पड़ती है। जन औषधि केंद्र में जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, जन औषधि में 10 रुपये, 20 रुपये में मिलती है। आज 20,000 करोड़ रुपया मध्यम वर्ग का जन औषधि के कारण बचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्गीय परिवार की एक सपना रहता है खुद का घर बने, और अर्बन इलाके में होम लोन के लिए बड़ी व्यवस्था करने का काम हमने किया, और रेरा का कानून बनाने के कारण जो कभी इस प्रकार के तत्व मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को सालों तक डुबो कर रख देते थे, उसमें से मुक्ति दिला करके उसको एक नया विश्वास देने का काम हमने किया, और उसके कारण खुद का घर बनाने की उसकी सहूलियत बढ़ गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसके उच्च शिक्षा के लिए उसके मन में रहता है, मंसूबा रहता है। वो चाहता है आज जितनी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, सीटें बढ़ाई गई हैं, उसने मध्यम वर्ग के एस्पिरेशन को बहुत उत्तम तरीके से एड्रेस किया है। उसको विश्वास होने लगा है कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्धारित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को आधुनिकता की तरफ गए बिना कोई चारा नहीं, और समय की मांग है कि अब समय नहीं गवा सकते।
और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है। और ये भी माने, स्वीकार होगा, भारत की एक जमाने में पहचान थी गुलामी के कालखंड के पहले। गुलामी के कालखंड के पहले ये देश आर्किटेक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया में उसकी एक ताकत थी, पहचान थी। गुलामी के कालखंड में सारा नष्ट हो गया। देश आजाद होने के बाद वो दिन दोबारा में आएगा ऐसी आशा थी, लेकिन वो भी समय बीत गया। जो होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए, जिस स्केल से होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस दशक में देखा जा रहा है। सड़क हो, समुद्री मार्ग हो, व्यापार हो, वाटरवेज हो, हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प देख रहा है। हाईवे पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी। दुनिया भर में आज चौड़ी सड़कों की बात होती है। भारत में चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे आज देश की नई पीढ़ी देख रही है। भारत में वैश्विक स्तर के अच्छे हाईवे, एक्सप्रेस दिखे, इस दिशा में हमारा काम है। पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने जो देकर के गए, उसी पर भी हम बैठे रहे, उसी को हमने अच्छा मान लिया, गाड़ी चलती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था, आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था जिस प्रकार से अंग्रेजों छोड़ करके गए थे, उसी भाव में जीते रहे। और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी? रेलवे यानी धक्का मुक्की, रेलवे यानी एक्सीडेंट, रेलवे यानी लेट लतीफ। यही यानी एक स्थिति थी, लेट लतीफी में एक कहावत बनी गई थी, रेलवे यानी लेट लतीफी। एक समय था हर महीने एक्सीडेंट होने वाली घटनाएं बार बार आती थी। एक समय था एक्सीडेंट एक किस्मत बन गई थी। लेकिन अब ट्रेनों के अंदर वंदे भारत की मांग, हर एमपी चिट्ठी लिखता है, मेरे यहाँ वंदे भारत चालू करो। आज रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, आज एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है। 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 9 साल में 70 एयरपोर्ट। देश में वाटरवेज भी बन रहा है। आज वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े, इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक मुझे हो गए और मैं हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान हूं। 4-5 दशक तक उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है। हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने का, बात करने का अवसर मिला है और इसलिए भारत के हर भूभाग को, समाज की हर भावना से परिचित हूं। और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। सकारात्मकता उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता, ये उसकी प्रकृति नहीं। भारतीय समुदाय का स्वभाव खुशमिजाज है, स्वप्नशील समाज है, सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है, सृजन कार्य से जुड़ा हुआ समाज है। मैं आज कहना चाहूंगा, जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे, फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें, अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में
आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे। उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था। जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया, पता नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं। भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज एचएएल के पास है। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है। आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है। निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं भली भांति, समय सिद्ध कर रहा है। जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फेल हुए हैं, वहां जाने के बाद भी फेल हुए हैं। और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ मन रख के आत्मचिंतन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी,
आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अखबारों में एक खबर आई थी जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी समय अखबारों में एक खबर आई थी किधर, क्योंकि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उसी समय श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे और अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। अब ये भी देश ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी आखिरी हमारे माननीय सदस्य नॉर्थ ईस्ट के लिए कह रहे थे। मैं कहूंगा जरा एक बार नॉर्थ ईस्ट हो आइए। आपके जमाने का नॉर्थ ईस्ट और आज के जमाने का नॉर्थ ईस्ट, आधुनिक चौड़े हाईवे हैं, रेल की सुख सुविधा वाली सफर है, आप आराम से हवाई जहाज से जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर कोने में आज बड़ी, और मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं, तब मैं गर्व से कहता हूं 9 साल में करीब 7500 7,500 7,500 जो हथियार के रास्ते पे चल पड़े थे, ऐसे लोगों ने सरेंडर किया और अलगाववादी प्रवृत्ति छोड़ करके मुख्य धारा में आने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज त्रिपुरा में लाखों परिवारों को पक्का घर मिला है, उसकी खुशी में मुझे शरीक होने का अवसर मिला। जब मैंने त्रिपुरा में हीरा योजना की बात कही थी, तब मैंने कहा था हाईवे, हाईवे, रेलवे और एयरवे, हीरा, ये हीरा का आज सफलतापूर्वक त्रिपुरा की धरती पर मजबूती नजर आ रही है। त्रिपुरा तेज गति से आज भारत की विकास यात्रा का भागीदार बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ्य लगता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, झूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैर्य लगता है, और मैं इन सब का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ गंदी से गंदी बातें सुनने का ताकत दिखाई है। ये अभिनंदन के अधिकारी है। लेकिन जो सच सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो कितनी निराशा की गर्त में डूब चुके होंगे, इसका देश आज सबूत देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े 2047 आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चले, पूरे सामर्थ्य के साथ चले। और जो लोग बार बार
गांधी के नाम पर रोटी खिलाना चाहे, उनको मैं कहना चाहता हूं, एक बार गांधी को पढ़ ले, एक बार महात्मा गांधी को पढ़े। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप अपने कर्तव्यों को पालन करोगे तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा उसमें निहित है। आज कर्तव्य और अधिकार के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं। ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं। और देश आज यहां से एक नए उमंग, नए विश्वास, नए संकल्प के साथ चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पर सदस्यों के अनेक संशोधन प्रस्ताव किए गए। सभा की सहमति हो तो मैं सभी संशोधनों एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। धन्यवाद। प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए। अब मैं संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान करता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधन स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में प्रसाद स्वीकृत हुआ। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठे साहब, एक मिनट बैठो पहले आप, एक मिनट बैठिए आप, प्लीज 1 मिनट सिटिंग। मैंने कल सभी मान्य सदस्यों ने एक मिनट अजीत रंजन जी, प्लीज एक मिनट सुनिए, बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। कल सदन में सभी मान्य सदस्यों ने देर रात्रि तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर भाग लिया। कुछ मान्य सदस्यों ने राष्ट्रपति अभिभाषण के बाहर के बिंदु भी गए। बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के सदन का गलत तरीके से उपयोग किया गया, जो सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। और मेरा आग्रह है, हम सब लोग जिस धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उस पर एक मुझसे धन्यवाद दें। अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2023 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की, उनके अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य पक्ष में वहाँ गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और सदन में सभी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिवादन पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करा करें, ये परंपरा हमेशा रहनी चाहिए। आइटम नंबर 30 वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा। श्री गौरव गोगोई। नो। अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने बहुत से चुनौतियां हैं। आज हमारी देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ की है। इसी साल बहुत लोगों ने कहा कि हमारी जनसंख्या, सर हाउस को ऑर्डर में, हाउस को ऑर्डर में लाइए सर। एक मिनट रुक जाओ, आप रुक जाए 2 मिनट प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। प्लीज माननीय सदस्य विराजे। हाउस ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण, Okay, some bit of pandemonium as the Prime Minister wraps up what is clearly one of his longest speeches. Other members of the House are waiting for their turn to speak now, but the Congress party already triggered in a very big way on the Prime Minister's tail-ender attack on Rahul Gandhi's
Bharat Jodo Yatra. Gaurav Gogoi of the Congress party is there speaking right now, but we're going to be getting in some Congress reactions. It appears that the Congress, of all the things that the Prime Minister said today, and it was a speech peppered with attacks on the Gandhis, on the Congress party, on Rahul Gandhi, on the Bharat Jodo Yatra. It was that last bit that has gotten the Congress's blood up perhaps more than anything else. Let's just listen in for a moment to Gaurav Gogoi of the Congress party, see if he has anything to say to what the Prime Minister said. और इस वर्ष के प्रारंभ में बहुत लोग कहते हैं कि अब चीन से ज्यादा जनसंख्या आज हमारे देश में है। इसके बावजूद भी आज बेरोजगारी का जो दर है लगभग 7% आज जनवरी में ये आंकड़ा आया है CMIE से, पिछले महीने 8% था। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारे देश के लिए we're going to take you straight to highlights of the Prime Minister's speech because the big reactions are going to be coming in straight in on that. Several big news points peppered with attacks. Let's put Prime Minister Modi back on our screen right now, and we're going to show you the highlights of what has been one of the Prime Minister's most aggressive and possibly his longest speech ever delivered in Parliament, well in excess of 1 hour and 20 minutes. The Prime Minister's speech today dedicated in large part to attacking his opponents, principally the Congress party, starting with Rahul Gandhi, who sauntered into Parliament 40 minutes into the Prime Minister's speech after his big address in the Lok Sabha yesterday. Rahul Gandhi caught on camera chanting Adani, Adani, Adani there, not near a mic, so there was no audio, but you could see him mouthing Adani, Adani, Adani towards the end of the Prime Minister's speech with a smirk on his face. Rahul Gandhi, remember, focused his entire speech yesterday on the Adani angle. Much of his speech has been expunged in Parliament after it has been fact-checked, and there was too much innuendo in many of the things that he said about the Prime Minister. Well, today the Prime Minister pulled no punches in one of his most aggressive takedowns of the Team Rahul, as it were. He never named Rahul Gandhi even once, but he did name the Gandhis, and he did train his guns directly at the opposition. He took pot shots hammering the fake liberal ecosystem. He said that while he holds India up, others hold India down, and that others only abuse him because of his success in serving India well for the last 9 years. Prime Minister Modi in full election form. Many parts of today's speech could be interpreted as an election speech. It is a big election year. The road to 2024 is officially open. Less than 350 days to go for the big election process to begin for 2024. Prime Minister Modi in what can definitely be called full form. Let's cut across now and remind you of the big highlights from today's speech. मैं चर्चा में शामिल सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत। आप चुप रहिए। नो नो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है
ये कह कर के हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सुनो फिर। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन। Rahul Gandhi speaking. First reaction after the Modi speech. Listen in. Rahul Gandhi reacting. राहुल जी आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो ना, थोड़ा फेस पे आ रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। Brief reaction there from Rahul Gandhi. Says Prime Minister did not answer any of my questions, even though the Prime Minister's speech did make very many direct attacks on Rahul Gandhi, while not engaging directly with those questions because they've been expunged as innuendo, oblique and obtuse by the BJP. Rahul Gandhi saying the Prime Minister did not answer any of my questions. He was caught on camera mouthing Adani, Adani, Adani as a taunt towards the end of the Prime Minister's speech. Listen into Rahul Gandhi again. बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। क्या होगा फिर आगे? He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे थे, सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनके लोगों को भरोसा है, देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। क्या होगा फिर आगे? Okay, Rahul Gandhi not taking any additional questions after that initial statement. A very, very brief
comment saying he doesn't buy the Prime Minister's speech. It did not answer any of his questions. Rahul Gandhi appeared, remember, 40 minutes into the Prime Minister's speech inside the Lok Sabha. Let's go across now to our National Affairs editor, Rahul Srivastav, Mausami Singh, both standing by. They had a ringside view of what's just taken place in Parliament. Rahul, quickly to you first. Your takeaways from the Prime Minister's speech. Rahul Gandhi has just reacted, but your big takeaways are very aggressive, very pointed speech. Shiv, one very interesting element that the two speeches which have become the high point of the debate on the president's address, Rahul Gandhi's and Narendra Modi, as you said one line, it's like election speeches, and that's what they were. One leader spoke about what interested him politically and the kind of comment or narrative that he wanted to build, and used the address and the reply over that very thing. Narendra Modi has done his bit. Now, if one was expecting that there would be some direct comments on the questions that Rahul Gandhi had raised on the Adani issue on the floor of the House, I think we all knew that will not happen. There will be indirect bobs, because most of the comments that Rahul Gandhi had made, there have been 18 expungings. Means at 18 points, wherever Rahul Gandhi has raised certain issues, I can't repeat them because the speaker's order, the secretariat has deleted the words, expunged those words. So all those points have been deleted. So that means that was an indication that now that if they have been removed from the records of Parliament, Prime Minister will not be replying directly to them. Now, what the Prime Minister has done, has given a template to his party and his cadres. When he says, Pura Jeevan Khapa diya, I have spent all the moments, all my life working for the people, that's a template. Now, if Rahul Gandhi was trying to discredit Narendra Modi, Narendra Modi has, instead of replying to the questions, tried to build his image and present to the public that he has spent his life working for the public. Yeah. Then he says that Desh ka Modi pe bharosa hai. How will you deny that? 4 to 5 decades spent time with ordinary families. That connect. He is trying to tell that I have a certain understanding and a connect with the voters. Then he says that I have provided XYZ schemes, Ujjwala Yojana, water, homes, toilets, and all the others. And he's saying that those crores of beneficiaries are his direct connect. You can't discredit me. I think he tries to target the Congress on its opposition, on its faults, failures, falterings. And the speech was used largely to showcase his achievements. So one can definitely see the attempts have been by both the players to eventually create a narrative between them. Shiv, that's very critical. Yeah. After this debate, you will remember Rahul Gandhi versus Narendra Modi. And I think the first target of the yatra of Rahul Gandhi was that I think eventually both the players, Modi and Rahul, are moving towards that. Okay, moving towards a kind of presidential situation. Rahul Gandhi versus Modi, a personality clash, very much like it was in 2019, has always proven to be disadvantage Congress and advantage Modi when it comes to personality versus personality. Take a look at this latest clash, Rahul Gandhi, and then what Prime Minister Modi said right before that. Take a look, and then we'll go to our reporters. इंक्वायरी की बात नहीं हुई. अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा दूंगा. इंक्वायरी की बात नहीं हुई. डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा. तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं. देश के लोगों को भरोसा है राहुल जी, आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर. इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो ना, थोड़ा केस पे आना है. ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है. प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें. बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला. तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण नहीं है. माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं. जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज नफरत भी दिखाई दी है. प्लीज. और हमारे जनजातीय समाज के प्रति
उनकी सोच क्या है? देखिए, सदन सदन के तरीके से चलेगा। आप लोग बोले थे, सबने सुना था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। नो, गलत। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है। ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। I want to go across to India Today. Is Mosmi Singh, who's tracking all developments in Parliament as well as the Congress party here on India Today. Mosmi, Rahul Gandhi says the Prime Minister is shell-shocked. I just noticed that most Congress spokespersons, immediate reaction to the speech appears to suggest that the Congress is more triggered about the Prime Minister's comments on the Bharat Jodo Yatra in J&K than any other element in his speech. Is that what has stung them the most? Shiv, I can tell you that Prime Minister was in his elements, and Yeah. you could, his speech was actually, politically it was very sharp and aggressive, and electorally it was very strong and appealing, and almost a dozen attacks and digs at the Congress party, and without then mentioning the name of Rahul Gandhi, at Rahul Gandhi. So it was very interesting. It was a free-flowing speech and had all the facts and achievements of his government. He spoke about how his government had got the rankings up as far as energy consumption, economy, and the startups and the unicorns are concerned. And at the same time, he went back to the UPA 1 and UPA 2 government and said that they were drowned in hopelessness, and that's why they couldn't see hope in the present government. So, but as you mentioned, as soon as the Prime Minister, in fact, mentioned Bharat Jodo Yatra, because Rahul Gandhi referred to it several times yesterday, the Congress were up sloganeering and, tapping the table and shouting slogans. So clearly, the fact that the BJP had earlier drawn a parallel that it was in those times in 92 that when Prime Minister Narendra Modi, then with Murli Manohar Joshi, had gone, and what was the scenario and the normalcy that has returned to the Kashmir rally. The Prime Minister also hammered in that point, and not only, so that's why his speech was electorally very rich, because not only Kashmir, he went on to the northeast and told Rahul Gandhi to take another trip to the northeast. So as far as his policies and his strategy is concerned, the Prime Minister pushed it. But the new thing in this entire word war is there is a spring in the step of the congressman. Rahul Gandhi, there's a spring in his mannerism. He quickly came out and reacted. Normally he doesn't react when the Prime Minister slams the Congress. So here there is a very confident Rahul Gandhi who hammered in the Adani point yesterday, and Prime Minister gave that point a complete miss today, catering to his audience. Okay, stay with me, Mosmi. Let's go back to another chunk of what the Prime Minister said. We're taking you through all the big highlights here on India Today, one by one. In case you missed that full speech, we've curated the big takeaways and the big highlights. Here's part 2. चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो
जांच एजेंसियों को गाली दो, अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करे, तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 9 साल देखा है माननीय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह। माननीय आप सदन के नेता हैं, आप माननीय सदस्यों को समझा दें, लोकतंत्र के लिए जिसकी ये आवश्यकता है, संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है कि बैठे बैठे बोलें। नो, गलत, नो, नो, आपने भी बोला है, गलत तरीका है ये। नो, बैठ जाइए, गलत तरीका है। ना, जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना चाहिए। प्लीज बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंक्रप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है, और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सूर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सूर। जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। And I just wanted to show you this moment that was captured on camera right at the tail end of the Prime Minister's speech when Rahul Gandhi was in frame. And you'll see it now. There he is, mouthing Adani, Adani, Adani. He just keeps shouting Adani, Adani, Adani as the Prime Minister winds down his speech. And that's very much, what Rahul Gandhi has used to attack the Prime Minister, saying he was shell-shocked. He did not answer any of his questions, many of which, in fact, have been expunged from the parliamentary records as being innuendo and not based on facts. Many of the things that Rahul Gandhi actually said have been fact-checked as well by the people involved. But the Prime Minister did not take Rahul Gandhi's name a single time this entire speech. However, much of what he said was pointed at the so-called Rahul Congress. Here's part 3, the big highlight number 3 from the Prime Minister's speech. और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में
कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में उचित नहीं है, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं हैं। प्लीज बैठिए। नो, बैठिए। नो 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 नो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है, और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। Well, a bombshell has been dropped by the Prime Minister in one of his most aggressive and certainly one of his longest speeches ever delivered in Parliament. On the other side of this very short break, Akshita takes you not only through the highlights, but I can guarantee you some very big aggressive reactions are going to be dropping thick and fast from the other parties, from the Trinamool, the Congress and the others. Brace for that. Big political prime time here on India Today with Akshita next. Over 3 decades, Business Today has delivered news, views and analysis like no other, chronicling India Inc.'s journey through time. Now, at 31 years, Business Today presents the future. Mission 2047, Road to India at 100, with Indian industry's biggest stalwarts and an exclusive interview with Google CEO Sundar Pichai. मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने
चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोल रहा? क्या आप उनसे, अरे फिर क्यों साहब? Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. The naval variant of the indigenous light combat aircraft on board INS Vikrant. Watch these images, the maiden landing of the fixed-wing fighter on the carrier, which is as part of operationalizing it, which was also followed by a MiG-29K. And this truly demonstrates India's capabilities to design, development, construct and operate indigenous aircraft carrier with the indigenous fighter aircraft. Take a look. देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस उतरा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाइस एडमिरल एसएम घुरमड़े सर हैं। आपसे जानना चाहूंगा कितनी बड़ी घटना है खासतौर से मेक इन इंडिया को लेकर? ये हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और अत्यंत गर्व की बात है कि जो हमारे आत्मनिर्भरता का विजन है उसको हमने आज साकार किया है, क्योंकि देश का जो स्वदेशी जहाज है एलसीए नेवी और ये प्रोटोटाइप जहाज है उसको आज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करवाया है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे इंडियन नेवल पायलट्स ने की है, क्योंकि आज हम एक इंडिजिनसली डिज़ाइंड डेवलप्ड कैरियर पे हम एक इंडिजिनसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड एयरक्राफ्ट लैंड किया है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। Shah Rukh Khan's Pathan has been rocking at the movie theatres. It is in fact being touted as the best action movie of recent times. But is it true? What does the Tech Today community think about it? Are the tech sequences worth watching the movie in the movie theatre, or will the Tech Today community wait to watch it on OTT? Let's try and find out. Where will it be, in the cinema theatre or on OTT? Cinemas. SRK in cinemas. Movie theatre. OTT. Will you be watching it in an IMAX or in a regular theatre? IMAX for sure. Yeah, that is really have a great VFX, and even John Abraham also, I like him, and Shah Rukh Khan especially. I have heard a lot about it, how it has a parallel from a Christopher Nolan ka movie, and the technologies that they've used is same, so I want to explore that. Not interested in watching in a movie theatre. Is there any reason why you're averse to going to a movie theatre? I feel more relaxed watching it at home. Yes, if it releases in Amazon or Netflix, otherwise not. Actually, we went to the cinema hall yesterday. I almost wanted to watch it, but my wife said we'll watch it on OTT.
by QO, European Bath Lounges. Let time wait. Co-powered by Hyundai Ioniq 5, the all-electric SUV. पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात. PM's big pot shots at Gandhis and Chamchas. Modi missile number 1, negative Congress. PM puts down Rahul, holds up India. जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा. मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा. List achievements, scorns, frustos. के रूप में एक महिला सेना को गाली. PM taunts Congress for negative raga. एक तो जनता का हुक्म. Modi's most aggressive 2023 speech. Our top focus on 6 PM Prime. Good evening. You're joining us live here on 6 PM Prime on India Today. I'm Akshata Nandagopal, and in case you missed out on the Prime Minister's nearly 90-minute long speech, we've got you covered here on India Today. Over the next 1 hour, I'm going to be getting you all the highlights of what the Prime Minister's had to say. And did he respond to the Congress's attack on corruption? His harshest attacks, counters to Rahul Gandhi, to the Congress, were reserved on exactly that topic. We'll be getting you more on that. The headlines first. Prime Minister Modi taunts Rahul and ecosystem day after Congress's Adani attack, reminds opposition of UPA-era scams, says Nafrat ka sach has been exposed. Rahul renews attack on Modi over Adani, accuses Prime Minister of avoiding all questions, alleges Prime Minister Modi is protecting Adani. After Rahul accused centre of tweaking rules to give Mumbai airport to Adani, GVK denies charges, says management decided to hand over project. After Maowa's abusive comments in Parliament were expunged, TMC MP remains defiant, says shameless heckling by BJP MPs in the House. Death, destruction and devastation in Turkey and Syria. Turkey declares a state of emergency as over 10,000 people die. India Today is the only Indian channel reporting from Turkey. And RBI hikes repo rate by 25 basis points to 6.5% in a bid to rein in retail inflation, projects GDP growth for the next fiscal at 6.4%. For the last many days in Parliament, there's been one word that's been echoing across the opposition circles and the opposition lines. It was Adani. Today, Prime Minister Narendra Modi, while speaking and replying to the motion of thanks on President Murmu's address, spoke in great lengths about all the corruption charges against his government and particularly took on Rahul Gandhi in his 90-minute speech, listing out the UPA-era scams, going ahead and poking holes in Rahul Gandhi's attack. Prime Minister Modi, in 90 minutes, lashed out at the Congress and the opposition, saying that there are some who want to hit India's growth story, who want to target India time and again. In his nearly 2-hour-long speech, the Prime Minister taunted Rahul Gandhi several times, but not once did he name Rahul, by the way. The Prime Minister also hit out at the so-called ecosystem at the very beginning of his speech, saying it was rejoicing after Rahul Gandhi's speech in Lok Sabha yesterday.
From galis to corruption to the Bharat Jodo Yatra as well. The Prime Minister tore into Rahul Gandhi and the Congress. The Adani face-off clearly will only escalate going forward. But the Prime Minister has spoken clearly on the corruption charges, saying the people of India will decide. They have faith in me. They won't fall for any of these lies or propaganda, as he calls it. अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। अदानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमेंट कहां से आई? इतने अलग अलग सेक्टर्स में अदानी जी ने कैसे सक्सेस प्राप्त की? अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था
कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। So as you could just see there, Prime Minister Modi, on several points made by Rahul Gandhi yesterday, hit back with a retort. And this right here was Rahul Gandhi's response. Soon after the Prime Minister wrapped up his speech in the House, there were chants of Modi and there were chants of Adani. And Rahul Gandhi is seen there banging his desk and chanting Adani, Adani. Here's what he told the media soon after the Prime Minister's speech. He said he was not satisfied and says that the Prime Minister didn't speak on the Adani controversy or didn't answer any of the questions he put forth. No, in fact, Prime Minister was shell-shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ, इस पर आप क्या? नहीं वो तो ठीक है। मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। क्या होगा फिर आगे? So on a slew of issues, the Prime Minister in that nearly 90-minute long speech raised attacks on the Congress, from scams by the erstwhile UPA government to terror to other issues as well. The Prime Minister didn't hold back and lashed out at the opposition on a slew of issues. If you missed out on the speech, let's get you some of those highlights. माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज नफरत भी दिखाई दी है, प्लीज। और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है? देखिए, सदन के तरीके से चलेगा। आप लोग बोले थे, सबने सुना था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। नो, गलत। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है। ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं,
तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सुनो फिर। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए
आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत की आर्थिक गौरवगान करे, तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 9 साल देखा है, माननीय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह, माननीय आप सदन के नेता हैं, आप माननीय सदस्यों को समझा दें, लोकतंत्र के लिए जिसकी आवश्यकता ये है, संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है कि बैठे बैठे बोलें। नो, गलत, नो, नो, आपने भी बोला है, गलत तरीका है ये। नो, बैठ जाइए, गलत तरीका है। ना, जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना चाहिए। प्लीज बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 साल हमने देखा है, कुछ लोगों की बैंक्रप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है, और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में, और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में उचित नहीं है, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं हैं। प्लीज बैठिए। नो, बैठिए। नो, 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 नो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है, और जब दुनिया में
भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी। इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा। मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है। चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा। अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा। 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी, तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी। मुसीबत के समय मोदी काम आया है, तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा, कैसे स्वीकार करेगा। इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्य को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है, और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए था, उस पर काफी देर हो गई। आप देखिए, मध्यम वर्ग लंबे समय तक मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया। एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं, अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो,
वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है और आज हमारा परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब एलएसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई और जो अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन, वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वह समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। So those were some of the highlights of the Prime Minister's most stinging attacks on the opposition, on the Congress. I'm slipping into a very short break here on 6 p.m. Prime. On the other side, we'll get you details of the reactions that are coming in from the Congress party. तो जैसे सबसे तेज आपकी टैगलाइन है,
तो इसी तरह से सबसे तेज हमारी सरकार की लाइफलाइन है। Thank Mr. Puri. I thank you for giving me the chance to address you. Terrorism now a global issue. The First Lady position is so unusual. Never in my career did I ever see that love and affection in any other country than we saw in India in 79. Pakistan has been responsible chronically for association with sponsorship of terrorist groups. माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज नफरत भी दिखाई दी है। Traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political black. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories from every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Let's get you the latest reactions that are coming in on the Prime Minister's speech in the Lok Sabha. Rahul Gandhi, after interacting with the media, has now tweeted saying that the Prime Minister won't conduct an inquiry or give an answer, that the Prime Minister will simply support his friend, referring to Gautam Adani. Rahul Gandhi yesterday in his Lok Sabha speech also claimed that Prime Minister Modi is shielding Adani, and now reiterating that in his latest tweet. He's saying that the Prime Minister is shying away from taking any action against his friend Adani. Jairam Ramesh also has tweeted a 4Ds attack at Prime Minister, saying this is divert, defeat
defame, denigrate and deny. The 4 Ds in Prime Minister's own style that describe his so-called reply in Parliament is what Jairam Ramesh has said. He's also gone on to say not a word, direct or indirect, on the Prime Minister's links with his favourite businessman Adani or his Ghotalas. So this is the comment that's come in from, in fact, Jairam Ramesh as well as Rahul Gandhi. Let me bring in our National Affairs Editor, Rahul Srivastava. We also have with us Maushmi Singh, who's joining us live from Delhi. Rahul, I'd like to begin with you. Good evening. Not surprising that the Congress is saying that Prime Minister Modi hasn't referred to Adani in his speech. Yes, through the entire nearly 90-minute long speech, Rahul, there was no mention of the word Adani. But Prime Minister Modi did speak about the corruption charges, particularly what Rahul Gandhi levelled yesterday. See, Akshita, good evening. Usually when a president of India's speech is there and address is there to the joint sitting of the House, usually the Prime Minister will not reply to one single entity like, say, an Adani or a businessman. But also, I think what we should tell our viewers, that since the Lok Sabha Secretariat had expunged at 18 points from the speech made by Rahul Gandhi, and opposition basically, that element about those charges, since they were expunged, it was natural that the Prime Minister will not be referring to them. Now, had those charges been there, one could have expected, but once they become not part of the debate, then obviously there will be no answer. I think that's what has eventually happened. Rahul Gandhi had his time. He delivered a speech because he wanted to use the occasion and opportunity on the floor of the House to deliver his narrative, his side of the story, his attempt to discredit Narendra Modi and his government using the Adani issue. Okay, Rahul, my apologies for interrupting. I'll just come across to you. Supriya Srinath of the Congress is joining us on this broadcast. Ma'am, good evening. What did you make of the Prime Minister's speech? I think he spent 1 hour, 13 minutes talking about everything under the sun, except for the most raging issue of our times, which is the collusion between the state, between himself and one of the leading corporates, who, thanks to Mr. Modi ji, has come in from 609 position to number 2. But that's not the point. The point is that today the Parliament saw a Prime Minister who was nervous, a Prime Minister who was in denial about the real issues, a Prime Minister who was rattled by the charges that saddle him and his government of crony capitalism. And that's how I sum it up. And actually, if you ask me, and if I may use a line in Hindi, unke 1.5 घंटे के भाषण पर Rahul Gandhi की 1.5 मिनट की बाइट उसके बाद भारी पड़ गई. Rahul Gandhi spoke with facts. It's another thing that this government doesn't like facts and wants to go and expunge them. But every fact that Rahul Gandhi quoted in Parliament is out in the public domain. I challenge this government to dispute those facts. You can expunge them because you want to kill democracy, but dispute those facts, come out and debate in public. And one thing is very clear, though, and that's the only thing I will end by saying my answer here. The one thing that is clear is that the Prime Minister will neither probe nor investigate Mr. Adani. He has decided he will continue to stand with a man who the world is acting against, from the global indices to the global financial institutions to the global brokerage agencies, have all flagged a red flag on Mr. Adani, but not the Indian government and not the Indian Prime Minister. That's the message that the world has seen. Modi ji ka mitra matri mandal pe bhari hai. But Ms. Srinath, while the Prime Minister didn't speak about the Congress's demand for a JPC, he didn't specifically use the word Adani, but he did repeatedly speak on corruption. And the BJP is saying this is his response when he talks about the UPA era scams, and he says that the people will see through false propaganda. Mr. Adani is present in the sectors of Indian economy which are called strategic. He is present and he's a leading monopoly in sectors like defense, in sectors like ports, airports, food, agriculture, renewable energy, cement, sectors that are the building blocks of the Indian economy. There are charges of shell companies, and not one or two, but a web of shell companies through which money is being round-tripped. Are you telling me that the Indian government is not concerned about who are the dubious people who are possibly putting money in India in strategic sectors, maybe to destabilize? Does the Prime Minister have no conscience?
The entire country is watching how LIC is spending the money of 30 crore of its small policy holders on Adani stocks, even though it continues to sell its stake in blue chips like NTPC and Power Grid. Does the country not deserve to know that why should SBI's 45 crore account holders be held ransom? Why should retail shareholders in India see their capital erosion? The Prime Minister chooses to not name Adani even once. He doesn't even say that if there is some wrongdoing, I will get a free and fair investigation done. And you are telling me he has the mantle to speak against corruption. Today, Mr. Modi came across as a man who's completely hypocritical, and he proved every charge that is saddled against him and leveled against his government. Ms. Srini, my final question to you. Where does this leave the Congress's fight on the issue of Adani? It's clear that the government is not going to pay heed to your demand of a JPC. Rahul Gandhi's comments, some of his comments on the Adani controversy yesterday in Lok Sabha have also been expunged now. They can be expunged from the Lok Sabha, but can they be expunged from public memory? Can they deny that Mr. Modi used Adani aircraft to mount his campaign, first as Chief Minister and then as Prime Minister before 2014? Can anybody deny the proximity that he shares with Mr. Adani? The country is today asking, wo kaun sa nuska hai success ka, jisse jis kshetra mein, whichever sector Mr. Adani enters, he becomes a leading monopoly in that sector and extremely successful. Whichever country Mr. Modi visits, Mr. Adani either accompanies him, joins him there, or goes right after Mr. Modi has left and lands contracts. And this is true for the power contract in Bangladesh. This is true for the power contract in Sri Lanka. This is true for the defense contract where he had no experience whatsoever in Israel. This is true for all his foreign trips, and which is why we say the country has waited and watched how your foreign policy is centered around getting projects for one friend of yours, and that is Mr. Adani. To me, this is the Adani-Modi gate. Okay, Supriya Srinivasan, thank you very much for joining us here on India Today. So you just heard what the Congress's reaction is. They're not buying anything from what the Prime Minister said, saying very clearly we still want answers. None of our specific questions on the Adani issue have been answered. Let me take this across to Maushmi Singh, who tracks the Congress beat very closely. Maushmi, for the last few days, the Congress has believed that they're on the front foot as far as the Adani controversy is concerned. They've been pushing it aggressively as the only agenda that matters to them. With the Prime Minister speaking today and repeatedly referring to corruption, saying it's the people who will see through this false propaganda, as he called it. It's the people who will see through this lies. Is the Congress now on the back foot? Has the Adani issue gone to the back burner? They've attempted to make this the #1 issue going into 2024. See, Akshita, we saw the entire drama that unfolded yesterday and in the past few days. And if you read between the lines, or what's written large on the wall, is that Prime Minister's speech today, though was very attacking, it was politically satirical, it was electorally very strong and appealing, and he did, elaborate on the policies of his government while highlighting the failures in the UPA. The big writing on the wall was that despite all the ministers defending or in fact attacking the opposition as far as the Adani row is concerned, not a word from the Prime Minister. And it was not only Rahul Gandhi, it was several leaders who had raked up the JPC issue, raked up the Adani issue, if not linking it directly to the Prime Minister, demanding a probe. And thereby the Prime Minister's complete complete silence and absence of the mention of the word Adani or anything in that light speaks volumes about the fact that where the government and the Modi government is headed as far as this matter is concerned, they've completely left it to the regulators. They're in no mood to, in fact, give more weightage to what Rahul Gandhi is saying. And on the other hand, Rahul Gandhi, who it's very rare that he would come out and respond to what Prime Minister said in such a direct manner, in fact, tapped the table saying Adani, Adani. So the Congress is trying to believe that it's the raw nerve of the Prime Minister, raw nerve of the government. On the other hand, you've seen a very attacking government with the Prime Minister not giving it much weight. So we'll have to see. True. I really think that this issue is also going to snowball as far as, the streets and the protests on ground is concerned.
Yeah, let's see how this plays out and how the Congress now stages their strategy really in taking this issue forward, because the Prime Minister has now spoken and it's very clear that he's not going to be directly addressing this issue. Thanks very much, Moshmi. Thanks to Rahul Shri as well for joining us here on 6 p.m. Prime. I'm slipping into a very short break. We'll be right back, getting you all the big takeaways from the Prime Minister's address in the Lok Sabha. अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है। कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है। Reserve Bank of India, which was reported to have sought clarifications from banks which have lent to the Adanis, said the banking sector remained resilient and stable, adding that all parameters remained healthy. Capital Markets Regulator SEBI also issued a statement about market stability and assured investors it was functioning in a transparent, fair and efficient manner. The two big lenders, SBI and LIC, also issued statements that their investments in Adani were perfectly safe. Both LIC and SBI have given their statements publicly and in great detail. The heads themselves came out and spoke about it. So there's nothing that I can materially add to that. Regulators in India are doing their job and they should be on their toes to do the job. Any disputes on that? I know hum aapke hai kaun here. I'm seriously saying regulators will have to do their job. Meanwhile, in a big boost to the Adani Group, JP Morgan has decided to give the group's bonds in its influential bond indices. This comes after 3 large global institutions jettisoned these bonds from their portfolios. Rating agencies Fitch and Moody's also gave a fillip to investor confidence in the Adani Group with their statements that there would be no impact on ratings or cash flows and that the group was under no pressure to repay debt at least till 2024. With Akansha Chaturvedi, Bureau Report, Business Today Television.
Let's get your reaction coming in from Omar Abdullah on the comments made by Prime Minister Modi on Jammu and Kashmir when he said that there's peace in Kashmir and that people can now visit there, about tourism also in Jammu and Kashmir. Omar Abdullah has hit back, saying that while the Prime Minister speaks about Jammu and Kashmir enjoying perks, they've been denied an elected government since 2018. Omar then follows that up, saying so much for the festival of democracy. So the opposition continuing to lash out at the Prime Minister over many of the comments that he's made. Omar Abdullah questioning the Prime Minister's comment when he said that there's peace now in Jammu and Kashmir, that tourism is seeing new highs. Omar has questioned the Prime Minister, saying why is it then that people of Kashmir have been denied an elected government since 2018. That's it from me on this edition of 6 PM Prime. Thanks for tuning in. Coming up on the other side is Preeti Chaudhary with Mission 2024. Biggest issues that has been spoken about, Professor, is the fact that in these parts of Turkey, there are a lot of refugees who are based there. And one of the biggest concerns is how will these refugees be identified first, because there isn't proper accounting of the numbers and the rehabilitation of these refugees. Yeah, good question and difficult question, Madam. Two reasons. One, it is indeed where millions of Syrian refugees are located. Hatay, Antioquia, Marash, Gaziantep, Adana, all these cities have a great number of refugees. And I don't know exactly what is going to be with them, because they are here in this country, sharing the same fate, sharing the same troubles like the Turkish citizens, but also the international organizations, they also take care so far. You may not forget, it is also on the other side of the territory, the Syrian side, there is also around 600 people now already lost their lives. So we don't know the range of damage, devastation in this part of Turkey and Syria. The fact remains, therefore, the refugees living in tent cities or in the houses, very weak, of course, and left houses, it will be a big problem for them and for the Turkish government. But we may also not forget that many Syrian refugees are living in Turkey in different cities and in the apartments where the Turkish people live also together. They are not separated. This is maybe the biggest difference what we have in Jordan and in Lebanon. They are not only in one place. They are dispersed. They have been distributed to several cities, and exactly all these cities which are now under this earthquake, Good evening, viewers. You're watching Mission 2024, and a lot went down today, which would add steam to the days going ahead as we count down to the mega 2024 general elections. We'll dig deep. We'll get you all that took place in the parliament and outside. I'm Preeti Chaudhary, and these are the headlines. Prime Minister Modi taunts Rahul and what he terms an ecosystem after Congress's Adani attack, reminds opposition of the UPA scam era, says Nafrat ka Sach exposed, but remains silent on Adani. Rahul renews attack on Modi over Adani, accuses Prime Minister of avoiding all questions, alleges Prime Minister Modi is protecting his friend. After Rahul accused centre of tweaking rules to give Mumbai airport to Adani, GVK has denied charges, says management decided to hand over project.
Death, destruction and devastation in Turkey and Syria. Turkey declares state of emergency as over 10,000 people die. India Today, the only Indian channel reporting from Turkey. RBI hikes repo rate by 25 basis points to 6.5% in a bid to rein in retail inflation. Projects a GDP growth for the next fiscal at 6.4%. All right, viewers, let's take you now on what went down in Parliament. Well, at the closing of the presidential address, the Prime Minister had to do so, and he did what he did best, tear into the Congress in top form in Parliament. He made his motion of thanks speech to the President's address. The Prime Minister came out against the Congress and its MP Rahul Gandhi, who've been cornering him over the Adani row. In his near 2-hour-long speech, Prime Minister Modi attacked Rahul on several occasions, hitting out at the so-called ecosystem, saying that it was rejoicing after Rahul's speech in Lok Sabha yesterday. From galis to corruption to the Bharat Jodo Yatra, the Prime Minister tore into Rahul Gandhi and the Congress. The Adani face-off only escalating with the Prime Minister's fiery response. But to note as well, viewers, the Prime Minister attacking the Congress, attacking the Gandhis, talking about the development that the BJP has brought on, but completely silent on Adani or on any charges leveled by the Congress, not mentioning the name Adani in his 1 hour 45-minute closing address. अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में
महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। अदानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमेंट कहां से आई? इतने अलग अलग सेक्टर्स में अदानी जी ने कैसे सक्सेस प्राप्त की? अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है, हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। Meanwhile, while all of this was happening, Rahul Gandhi was seen chanting Adani, Adani during the Prime Minister's speech. He now said that the Prime Minister should order a probe into the allegations against Adani, and why was he completely silent on the name of Adani? Listen in. No, in fact, Prime Minister was shell-shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, हाँ, इस पर आप क्या? नहीं वो तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। क्या होगा फिर आगे? I want to cut across to my colleague Rahul Srivastava, our National Affairs Editor, who joins us. Also, Maushmi Singh, tracking the Congress as well as all the Parliament updates. Rahul, what do you make of the Prime Minister's speech? We've seen it before, fiery, scathing, top-notch in terms of a political debate, in terms of political content, but completely skirting off even addressing, forget about the Congress questions or Rahul Gandhi's charges, but even mentioning the name of Adani. Preeti, the address of the president and the debate that ensues usually is an opportunity for political parties to deliver their point of view for the government's their achievements and their political perspective also, and similarly for the opposition their points they want to make across. If you see the Prime Minister's speech, the Prime Minister used the opportunity to showcase his government, and in showcasing present a contrast that
in this period, this much was achieved while this was what is happening. Our government, now ED has managed to unite people. People are fighting against ED. While when India needed energy, there was a coal scam. When India needed telecom, there was a 2G scam. So he did that push that political agenda and achievements encapsulated. I think if Rahul Gandhi wanted to discredit Narendra Modi and flag a point, he used that opportunity on the other day. And Narendra Modi has countered him in a way, because the attack was that this government has done little to help the poor in the country, to help the middle classes and others. It has been a government of the rich and the very rich. In that, Prime Minister Narendra Modi has addressed. But if one expected a direct point-to-point by point rebuttal to what Rahul Gandhi charges made, it was not going to happen, Preeti, because in the afternoon we had received the news that a lot of the comments by Rahul Gandhi, they were expunged by the Lok Sabha Secretariat. Expunging means the Prime Minister may not be responding because they are not part of the debate. But I think if you see the debate, the Prime Minister's address, I think what has eventually happened, that the two gladiators, Rahul Gandhi, eventually at the end of the day, what do you remember from this debate? Rahul Gandhi and Narendra Modi. So they have eventually narrowed the battle between each other as the two challengers. And I think that does help the Congress and that suits the BJP politically. So that is why Modi talked about only the faults of the Congress, the failures of the Congress, the falterings, and then eventually showcased his achievements. There was only one mention, Preeti, of what Rahul Gandhi said, that Rahul Gandhi contradicts himself when he says that India has not done very well, and as far as the Committee of Nations is concerned, and he said that while Rahul Gandhi charges his government, that he's now pushing other governments to make decisions for him. Rahul, I'm going to come right back to you because it's interesting. Not that the Prime Minister was going to address a point-by-point rebuttal of possibly what Rahul Gandhi said or what the Congress charges are. But the fact is the Adani story is playing out in public domain. There have been questions that have been raised in Parliament other than the Congress as well. Interesting that the Prime Minister skirting that issue. And when you talk about the battle being pitched between Rahul Gandhi and Narendra Modi, I don't know how happy the opposition is going to be about that in days to come. But I'll pull in my colleague Moshmi as well, who's been tracking the Parliament. What's the Congress strategy now, Moshmi? Scathing attack, tearing into the Congress, and somewhere down the line, talking about the development that has come in since 2024, comparing it to the Congress era, which is indirectly or directly a slap on the Congress and an answer to Rahul Gandhi. Preeti, the Prime Minister is an excellent orator, there's no doubt about it. My reading of the entire slugfest that really happened, yesterday's day was Rahul Gandhi's day and today's moment was the Prime Minister's, it was his day. But at the end of it all, if you see, the big takeaway is that the Congress managed to get the government on the mat till yesterday. Even in the morning today, there were several interjections by the chairman and Piyush Goyal in the Raj Sabha when Kharge was speaking, and he said a line that speaking the truth is not anti-national, I hope. So when Dhankar reminded him that it's about national interest that we should be talking about. And yesterday Rahul Gandhi asked very uncomfortable questions. He asked direct, hard-hitting questions, and the government, in fact, yesterday he was allowed to speak. He made that speech. It went live. It was on the papers. It was in the headlines. By the time it was expunged, it was already too late. It was already published. So there has been some rethinking in the government. In the Raj Sabha, there was nobody was allowed to even mention Adani or link him to the Prime Minister. So that's a big takeaway, I think. And okay, well, the Congress would be happy. Okay, the Congress would be happy because they seem to have set the agenda, at least where the Parliament is concerned. Come tomorrow, because Rahul, I'll bring you in for a quick comment in on this. Interesting that the Prime Minister, of course, refusing to take or address or validate the charges of Rahul Gandhi or the Congress, but also refusing to even address the issue of Adani because it's a story which is playing out in public domain. Tomorrow is his address in Rajya Sabha. You think it'll be more mellow, less political? No, Preeti, I certainly don't think so. I think it will be a repeat.
remember one thing, the moment Prime Minister on the floor of Parliament speaks anything and mentions that word Adani, I think it will endorse what the Congress is trying to do. And that is why the Prime Minister will not get into a direct slugfest over this issue. The Prime Minister's strategy, if you see the speech, is very distinct. What he is trying to show is there are two sets of charges. The charge is that he is friendly with Adani and the billionaires, while the public is suffering. He is trying to build a narrative that I have worked for the billion people in this country and not bothered about replying about the billionaires. I think it's a contest. There is a sense of sidestepping something which is there in your face. But eventually, I think at one level, there is one element which I will say. See, the president's speech does offer the prime minister or any prime minister an opportunity to sidestep questions. You see, since it is not part of the president's debate, Rahul Gandhi raised the point, knowing fully well that this point will not be answered. And the Congress is banking on the fact that the prime minister will not answer it. The prime minister is not answering it. And that's why I say though it becomes a picture, when we put it together, eventually both the Prime Minister and Rahul Gandhi has served their political purposes. These speeches could have been election speeches in some political rally ground. Well, you're right there. They both sounded like election speeches, but we've heard election speeches on the floor of the Parliament, especially from the Prime Minister there. Meanwhile, appreciate both of you for joining us. Thank you, Rahul. Thank you, Maushmi. On the other hand, the Prime Minister also took a jibe at Rahul Gandhi over his Bharat Jodo Yatra finale in Kashmir. This is what he had to say. लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई और जो अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। All right, with that, viewers, I'm going to go into a quick break to stay with us. On the other side is our fact check segment. Over 3 decades, Business Today has delivered news, views and analysis like no other. Now,
Business Today presents the future. Could I request Mr. Arun Puri, our Editor-in-Chief, to come up on the stage with the Finance Minister as we unveil the anniversary issue of Business Today. This is the 31st anniversary of India's #1 news magazine. BT produces a cover with an AI avatar of Pichai on its 31st anniversary issue. Visit businesstoday.in/subscribe and subscribe now. Mr. Pandey, can you explain to our audience what is going forward the disinvestment approach and philosophy going to be? The government has to be complemented for Air India. You also and other people in the government have spoken about why BSNL is not going to be disinvested. But for the audience, beyond the revenue receipts that you are penciling in from divestment, what's the big approach? Not many companies left to be sold and therefore rely on dividends and FPOs? I think if you really look at holistically, out of the CPSCs, there are two streams of incomes that the government receives. One is, of course, the dividend. While they are the government money is invested in them, there has to be a return, and which comes to them, you know, from profits. Certain proportion comes in form of dividend. And of course, when we sell our equity, then it translates into disinvestment receipts upfront, and the current year dividend subsequently, and the subsequent dividends in future years, they are sacrificed. So it's in a way, you are upfronting those dividends by making a thing, and then this money is again reinvested, as you know, in capex and so on. Now, the strategy is a calibrated disinvestment strategy. It has two legs. One is that while we keep our value in our enterprises up and running, we have several listed companies, several listed banks in which millions of shareholders are also invested. Large institutional investors are there as well. So it's very important that the companies keep doing well, and the corporate governance and profitability, return on capital employed, and so on is looked after. Also related to that is also the capex. As you know, that there is a capex from the CPSC which has not been counted, what Somnathan has said, 10 lakh crore. 10 lakh crore is the government capex directly. 3.7 lakh crore additional is the capex, which is the grant which goes from the central government, and it helps create the capital assets. Additionally, 4.88 lakh crores, roughly about 5 lakh crores will be the capex from the CPSCs going forward. So if you really count the total capex, it's 18.5 lakh crores, which comes to about 6.2% of GDP, which is a very, very large sum. Which is the highest in the world for yes, this year. So some of it, which you said, about 4.88 lakh crores, comes from CPSC, from internal and extra budgetary resources. And internal resources includes after the dividend from profits, internal accruals. Welcome back. You're watching a fact check segment. There's a claim suggesting tsunami hit Turkey-Syria coastline after the quake. A picture suggesting that this is the tsunami hit coastline after the massive earthquake that had hit Turkey and Syria. The fact check on that: there's been no tsunami. It's an old video of 2007. With that, I want to go into a quick break. To stay with us on the other sides to the point. Sent across a team of personnel, sir, to Turkey as we speak, to Syria as well. Can you give us a sense of what kind of relief and rescue work your officials will be engaged in? We have deployed 2 teams of rescuers
Each team is of 50 rescuers. First is 51, second is 50. They are basically trained for collapsed structures, search and rescue, or urban search and rescue. So they have the expertise of getting into collapsed structures and extricating victims so that lives can be saved. They also have the expertise of rope rescue in case there's a high-rise building and people need to be brought down in a safe manner. That expertise and equipment is also available with them. Sir, considering that the NDRF has been a part of many such rescue efforts, rehabilitation efforts with building collapses here in the country, internationally as well, several such efforts, what are the challenges that you see in this particular case, in the rescue efforts currently underway in Turkey? The first challenge is that the damage is very widespread. So they will need a lot of teams to work there. I'm sure Turkey is getting a lot of international assistance as well from other countries. The golden hour for saving lives in such situations is first 3 or 4 days. So a lot of work needs to be done to ensure that we can reach all the live victims as soon as possible. So that will require painstaking, non-stop work. So the teams are prepared for that. They have been practicing these kind of situations. So hopefully wherever they deploy us, we should be able to contribute to saving lives. Mr. Karwal, is there a challenge, however, for the NDRF personnel to reach some of these spots? Because from what we're being told, there is an issue in reaching some of the worst hit parts of Turkey currently. We were in touch with the Turkish government and also the embassy there. So in anticipation of this kind of a problem, we have carried our own transportation. The Indian Air Force was good enough to transport our vehicles with us. So the first team has 3 vehicles. The second has 4 vehicles. And if we need, we'll send more vehicles there so that we are completely self-sufficient and we don't depend on the local infrastructure for even our lodging and boarding. We are carrying our rations, we are carrying our tentage and our own vehicles. That's truly, truly amazing. Mr. Karwal, my final question to you is, how often is the NDRF really engaged in these kind of international missions? Besides Turkey, I know that there have been several other such global missions that you've been a part of, especially in calamity-hit regions. We have had the opportunity of serving in a similar manner in 3 other countries, Nepal, Bhutan, and Japan, triple tragedy. But that was a while back, and this is again something which has come up, and we are glad we would be able to help out to the extent that we can. Mr. Atul Karwal, thank you very much, and thank you again, sir, from all of us here in India for the work that the NDRF does. Your personnel out there very bravely now in Turkey. PM's big political counter. पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात. The Prime Minister makes a scathing political speech. इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्य को कभी-कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है. Attacks Rahul Gandhi, but completely silent on Adani. No, in fact, Prime Minister was shell-shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने. Modi makes it personal, tears into Congress. कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं. मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है. Congress calls it an election bhashan. Why no mention of Adani by PM, asks the Congress.
while privilege motion moved against Rahul Gandhi. Parliament showdown top focus to the point this evening. All right, let's cut across to our political panelists this evening. Joining me is Dr. Ajoy Kumar, National Spokesperson, Congress, in a short while from now. Sanju Verma, National Spokesperson, the Bharatiya Janata Party, would also be joining us. Dr. Ajoy Kumar, the fact is, where is the proof? You know, you're contesting that some of the statements made by Rahul Gandhi on the floor of the House have been expunged. You're free to furbish the proof on this bulletin, sir. Where is the proof? No. It's very strange, Preeti, that the whole, you are an exception, and I believe definitely. Most of them keep asking us proof, you know. The fact is that, what did we tell him? That he Prime Minister goes in the plane of Mr. Adani, and Mr. Adani goes in the plane of the Prime Minister. One. Wherever he goes, how many times, we just asked the question, how many times did he accompany the Prime Minister? How many times did he follow up with the Prime Minister? He went to Israel, the Prime Minister, then Mr. Adani goes, and then the Haifa port. So we just wanted to know. We also wanted to know how much of electoral bonds they got from the Adani group. We also said that Sri Lanka, it's on record. The chairman of the electricity board made the statement. In fact, the Bombay airport is very interesting. No businessman, the fourth point, no businessman in India is going to tell that the Prime Minister and the ED and the CBI there's nothing at all, we didn't do under pressure. You tell me which businessman is going to do it. So our thing is very simple. That if there was any other businessman in this country, and if this data had come up through the Hindenburg report, if the SEBI had not put a higher circuit for these people, if there is adequate data to go verification on the Mauritius round-tripping and shell companies, why didn't the Prime Minister speak a single word on Adani? You know, his speech was like the chat GPT. You can put anything and you'll get back the same speech of the Prime Minister. Dr. Kumar, I'll bring your, co-panelists into the conversation, but when proof is being asked and when you're talking about statements being expunged, number one, you said no businessman is going to come out and say that he was pressurized. Well, the fact is, whichever way you might look at it, the GVK group has rebutted Rahul Gandhi's statement and said there was no pressure. Okay. You might say that he's not going to come out and say it. I understand. That's what your point is. On the other hand, when Rahul Gandhi made a statement that a rule was changed so that Adani Enterprise could actually obtain and take over the Mumbai or the Bombay airport,